हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत में अपन पहला लेक्चर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अरब का आक्रमण कैसे होता है भारत में, है ना। जैसे कि हल्का फुल्का भारत का मैप है, हम देखेंगे इसमें। देखो, प्राचीन भारत के अंदर हमने पढ़ रखा है, प्राचीन भारत में 650-700 ईस्वी तक हमने देखा था प्राचीन भारत के अंदर, है ना। और लास्ट जो बड़ा रूलर बड़ा था वो हर्षवर्धन था। और उसके बाद में जो क्षत्रिय शक्तियों का उदय हुआ था, उसके बाद में जैसे अरब आक्रमण होते हैं तो मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। तो अरबी लोग जो आक्रमण करेंगे ना, वो सबसे पहले आक्रमण करते हैं कहाँ पे? सिंध वाले रीजन में। ये जो भारत के पास वाला जो रीजन है ना, सिंध वाला, जो हड़प्पन कल्चर में हमने पढ़ा था पहले। तो सिंध वाले रीजन पे सबसे पहले आक्रमण किया जाता है। सबसे पहले अरबी आक्रमणकारी, देखो अरबी आक्रमणकारी सबसे पहले कौन था ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे जो सफल आक्रमण करता है वो कौन है? सबसे जो सफल आक्रमण रहा, सबसे पहला जो सफल आक्रमण रहा वो रहता है 712 ईस्वी के अंदर। कौन करता है 712 ईस्वी में सफल आक्रमण? वो करता है मोहम्मद बिन कासिम, है ना, MBM, मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करता है वो सबसे सफल आक्रमण करता है। तो देखो 7वीं सदी से जो पहले की बात जो हम करते हैं ना, 7वीं सदी से पहले, तो 7वीं सदी से जो पहले की हम बात करते हैं, तो 7वीं सदी से पहले में सांस्कृतिक संबंध थे अरबों के साथ में। यहाँ से व्यापार हो रहा था अपने पास से, तो सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संबंध, वो सारे संबंध थे, लेकिन राजनीतिक संबंध नहीं थे। कौन से संबंध नहीं थे? राजनीतिक संबंध। जो राजनीतिक संबंध की शुरुआत होती है भारत के साथ में या सिंध वाले रीजन के साथ में अरबों की, वो सबसे पहले होती है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के पहले जिन लोगों ने आक्रमण किया था, जो असफल आक्रमण रहे थे, तो उसमें कौन कौन लोग थे, तो वो भी नाम याद रखना। असफल आक्रमण में, असफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम से पहले किन किन लोगों ने किए थे, है ना। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले का नाम याद रखना हज्जाज, एक नाम याद रखना हज्जाज, एक नाम याद रखना उबैदुल्लाह। तो सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो हज्जाज करता है ना। ये आक्रमण असफल रहता है। कहाँ पे आक्रमण करता है? सिंध पे। कौन है ये? अरबी है ना। अरबी आक्रमण कर रहा है सबसे पहले कहाँ पे? सिंध पे, हज्जाज। उसके बाद में जो आक्रमण कर रहा है उसका नाम है उबैदुल्लाह। और हज्जाज और उबैदुल्लाह के बाद तीसरा जो आक्रमणकारी है ना, उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये 17 साल का था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो अटैक करता है 712 में, कहाँ? सिंध वाले रीजन पे। और ये सबसे सफल आक्रमण रहता है 712 ईस्वी में। अच्छा, ये बात आप देख सकते, 712 में ही इसने अटैक क्यों किया, या अरबी लोगों ने अटैक करना क्यों शुरू किया सिंध वाले रीजन पे? ऐसा क्या हो गया था कि अरबी लोगों को सिंध वाले रीजन पे आक्रमण करना पड़ा? तो यहाँ से इनका ट्रेडिंग रूट था ना, सिंध से ट्रेडिंग रूट था। तो यहाँ पे एक बंदरगाह आता है देवल, देवल या दभोल, दो नाम आते हैं इसके, है ना, देवल या दभोल। तो देवल या दभोल जो बंदरगाह है ना, वहाँ पे अरबों के जहाज लूट लिए जाते हैं। देवल या दभोल में क्या होता है? अरबों के जहाज लूट लिए जाते हैं। तो यहाँ जो जहाज लूट रहा है, तो जो अरबी शासक है, जो अरबी खलीफा है, उनको क्या लग रहा है? उनको यही लगेगा ना कि जो सिंध में शासक है वो क्या कर रहा है? हमारा जहाज लुटवा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे तात्कालिक कारण माना जाता है अरबों के आक्रमण करने का, जहाज लूटना है। तो कौन से बंदरगाह पे? देवल या दभोल बंदरगाह पे। तो देवल या दभोल बंदरगाह पे जहाज लूटे जाते हैं। इस वजह से मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है और 712 ईस्वी में सफल आक्रमण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले वो आक्रमण भी कहाँ करेगा? जहाँ पे उनको निराशा हुई है। तो मैक्रोन कोस्ट से ना, मकरान का तट, मैक्रोन कोस्ट, तो मैक्रोन तट से मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है कहाँ पे? देवल या दबोल पे। और यहाँ से देवल या दबोल को जीतता है ना, देवल या दबोल को जीतता है। उसके बाद में ये कहाँ अटैक करेगा? तो देवल या दबोल के बाद में नाम याद रखना निरून, निरून। तो देवल या दबोल के बाद में अटैक करता है निरून पे। निरून के बाद में करेगा शहवान, है ना। निरून के बाद अटैक करता है शहवान पे। देखो सबसे पहले देवल या दभोल को जीतता है, उसके बाद निरून को जीतता है, निरून के बाद में किसको जीतता है? सहवान को, है ना, शहवान। शहवान के बाद ये जीतेगा किसको? शीशम को। शीशम के बाद में जीतेगा ये राबर को। राबर, राबर इंपॉर्टेंट है, राबर जरूर याद रखना। राबर, राबर के युद्ध में क्या होता है कि जो सिंध था ना, सिंध, ये जो हम रीजन पढ़ रहे हैं सिंध वाला, इस सिंध में शासक किसका था? मोहम्मद बिन कासिम जब युद्ध करना आया उस समय शासन किसका था? तो याद रखना दाहिर का शासन था। यहाँ पे किसका शासन था? दाहिर का। ठीक है, और ये दाहिर किसका पुत्र था? ये दाहिर था चार्ल्स का पुत्र।
है ना। दाहिर जो है ना किसका पुत्र था, चांच का पुत्र था, चांच का पुत्र था दाहिर, ठीक है। दाहिर, तो दाहिर किसके समकालीन है, मोहम्मद बिन कासिम के समकालीन। तो मोहम्मद बिन कासिम और इसमें यहाँ जो लड़ाई होती है ना वो डी वर्सेस दाहिर वर्सेस एमपीएम की होती है राबर के युद्ध में। राबर के युद्ध में दाहिर खुद लड़ता है मोहम्मद बिन कासिम के सामने, यहाँ पे दाहिर मर जाता है लड़ते लड़ते। और राबर के बाद राबर के युद्ध में इंपॉर्टेंट बात यही याद रखना कि यहाँ पे जो दाहिर है उसकी मृत्यु हो जाती है। और राबर के बाद में ये अटैक करता है इनकी राजधानी एलोर पे, है ना, सिंध की राजधानी, जो दाहिर की कैपिटल थी ना अलोर या अरोर। तो अलोर या अरोर पे अटैक करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम। ये क्या होती है उस समय, राजधानी, है ना, नाम याद रखना, राजधानी। दाहिर की राजधानी कौन सी थी, अलोर या अरोर। तो राजधानी पे कब्जा करता है। जैसे राजधानी पे कब्जा कर लिया मतलब पूरा सिंध का एरिया, राजधानी कैप्चर होने के बाद उस राजा की जितना भी एरिया होता है ना वो सारा ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है। तो एलोर के बाद में करता है अटैक सिक्का पे, है ना, सिक्का पे इसको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऑटोमेटिक उसको राजा मान लेते हैं, उनको अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। और सिक्का के बाद में लास्ट अटैक करता है मुल्तान पे, है ना। सिक्का के बाद इसका अंतिम आक्रमण होता है मुल्तान। सिक्का के बाद इसका अंतिम आक्रमण कहाँ होता है, मुल्तान पे होता है। और मुल्तान से आगे अटैक नहीं करता, मुल्तान इसका अंतिम अटैक। अच्छा, मुल्तान इसका अंतिम अटैक क्यों था, मुल्तान से आगे क्यों नहीं गया सर, मुल्तान से आगे भी तो जा सकता था। तो मुल्तान से आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे उसको बहुत सारा सोना मिला। क्या मिला, सोना, इसलिए इसने नाम रखा सोने का नगर। यहाँ से इसको इतना सोना मिला ना, इसको लगा आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ये तो लड़ लिया, बहुत सारा एरिया कवर कर लिया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आगे नहीं जाना, मुल्तान तक रुक जाना। लेकिन यहाँ से आगे मोहम्मद बिन कासिम तो यहाँ पे रुक गया था, लेकिन यहाँ से आगे ये किसको भेजता है, यहाँ से आगे भेजता है अबू हाकिम को, है ना, अबू हाकिम को भेजता है कहाँ पे, कन्नौज में युद्ध करने के लिए। कहाँ भेजता है, कन्नौज में युद्ध करने के लिए, कन्नौज को कैप्चर करेंगे। उसको लगा कि सिंध तो कैप्चर हो गया, यहाँ से कन्नौज कैप्चर कर लेते हैं। तो कन्नौज कैप्चर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कन्नौज देखो, कन्नौज उस समय है ना बड़ा केंद्र बन रहा था। हमने हर्षवर्धन में देखा, उससे पहले जो कुषाण आए, कुषाण में देखा हमने कि सारे कन्नौज, इधर से पाल वंश के शासक जो है वो सारे कन्नौज को कवर करने में लगे हुए हैं ना, सारे कन्नौज को कवर करने, क्योंकि कन्नौज उस समय बड़ा व्यापारी केंद्र, बड़ा केंद्र बनता जा रहा था। तो कन्नौज को सारे कैप्चर करना चाह रहे थे। तो मुल्तान से अब मोहम्मद बिन कासिम तो मुल्तान में रुक गया, लेकिन अबू हाकिम के साथ में सेना भेजी कि तुम जाओ कहाँ पे अटैक करो, कन्नौज पे। कन्नौज पे अटैक करवाया तो कन्नौज पे जो कश्मीर का शासक था ललित आदित्य, उसने इसको हरा दिया था, है ना, ललित आदित्य ने इसको हरा दिया था। ललित आदित्य कौन है, कश्मीर का शासक है, वो इसको हरा देता है, कन्नौज जीतने नहीं देता है। फिर वहां से इनकी सेना वापस आ जाती है। तो मुल्तान, इनकी जो अंतिम बाउंड्री है वो मुल्तान ही रहती है ना। फिर मुल्तान के पास में एक और नगर ये बसाता है, मंसूरा। तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कौन से नगर बसाए थे, तो एक तो मुल्तान और एक था मंसूरा, मुल्तान और मंसूरा, ठीक है। और इसने अपने महफूज रहने के लिए एक नगर भी बसाया था, अल महफूजा, है ना, नगर का नाम याद रखना, अल महफूजा। अल महफूजा नगर की स्थापना क्यों की थी इसने, क्योंकि देखो सिंध के पास में लगा हुआ रीजन, यहाँ पे जो शक्ति प्रबल हो रही है ना, उस शक्ति का नाम है क्या पे, यहाँ जो पोस्ट पे जो शक्ति है वो है गुर्जर प्रतिहार। कौन है, गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली हो रहे हैं तो इनको डर लग रहा है कि यार गुर्जर प्रतिहार हमको अटैक ना करते हैं। गुर्जर प्रतिहार अटैक भी कर रहे थे ना। एक शासक पड़ा हुआ अपने मिहिर भोज जो शासक है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु, है ना, मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। किसने कहा था, अरबी यात्री सुलेमान। तो अरबी यात्री सुलेमान ने उसको सबसे बड़ा शत्रु बताया, मतलब काफी बार अटैक कर रहा है इनके ऊपर। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों से सुरक्षित रहने के लिए इन्होंने कौन सा नगर बसाया, अल महफूजा नगर, है ना, अल महफूजा नगर बसाया, ठीक है। यहां से आगे फिर देखते हैं अपन। अच्छा, इसने जो अटैक किया था ना देवल या दाभोल पे, देवल या दाभोल, यहाँ पे सबसे पहले जजिया कर लगाता है। कौन सा टैक्स लगाता है, जजिया कर,
ठीक है। तो याद रखना भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है ना। एमबीएम क्या लगाता है? जजिया कर। कहाँ पे? देवल या दबोल में, ठीक है। और ये क्या काम करवाता है? सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण है ना। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? मोहम्मद बिन कासिम। और क्या करवाता है? दिरहम नामक सिक्के चलाता है। याद रखना, दिरहम नामक सिक्के चलवाता है। दिरहम नामक सिक्के चलवाता है ना। और क्या करता है सिंध में? और याद रखना, सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती है ना। ऊंट पालन व सिंध में ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन करता है, ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवा रहा है, दिरहम नामक सिक्के चलवा रहा है, सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती करवा रहा है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना। और क्या बात करते हैं? और अपन बात करते हैं, अच्छा, अरब जगत की उस समय राजधानी हुआ करती थी बगदाद या इराक, है ना। अरब जगत की राजधानी बगदाद या इराक, ठीक है। बगदाद इराक क्या है? अरब जगत की राजधानी। फिर यहाँ से आगे और देख लेते हैं। अच्छा, गुज्जर प्रतिहारों की बात करी थी हमने। गुज्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज की बात करी थी, है ना। मिहिर भोज की बात करी थी। तो याद रखना 725 ईस्वी में दोबारा आक्रमण होता है। 725 ईस्वी में दोबारा आक्रमण होता है, लेकिन वो असफल रहता है। 712 में सफल रहा था ना। इसके बाद 725 में दोबारा आक्रमण होता है, लेकिन असफल रहता है। असफल क्यों रहता है? क्योंकि गुज्जर प्रतिहार यहाँ से लड़ते हैं और चालुक्य, है ना। यहाँ पे बादा, देखो चालुक्य हमने 3 पढ़े थे, एक बादामी के चालुक्य, एक वातापी के चालुक्य, और बादामी वातापी एक ही है ना। बादामी और वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो यहाँ जो बादामी के चालुक्य है ना, वो इस कोस्ट पे अपना डेरा डाले हुए हैं, इधर गुज्जर प्रतिहार है, तो ये लोग इनको दबा देते हैं ना। तो 725 में जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण असफल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि गुज्जर प्रतिहार और चालुक्य यहाँ से इनके अटैक को सफल होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो राबर का युद्ध हमने पढ़ा था, राबर के युद्ध में दाहिर मर गया था, लेकिन दाहिर की जो पत्नी थी ना रानाबाई, वो संघर्ष कर रही थी। दाहिर की जो पत्नी थी ना रानाबाई, वो संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसको लगा कि अब पति मर गया है, अब हमारी राजधानी एलोर पे भी अटैक किया जा रहा है, तब वो क्या करती है? जोहर कर लेती है, ठीक है। कौन? रानाबाई। उसके बाद कुछ ग्रंथ देख लेते हैं इसमें, है ना। ग्रंथ का नाम याद रखना है खलीफा मंसूर का। उस समय जो खलीफा थे ना, खलीफा, एक नाम याद रखना खलीफा मंसूर। खलीफा मंसूर के समय 2 ग्रंथ ले जाए जाते हैं। कौन से ग्रंथ? 2 ग्रंथ। एक नाम का नाम याद रखना ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत पहला ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्म सिद्धांत। दूसरा ग्रंथ याद रखना खंड खाद्य। खंड खाद्य। ये दोनों ग्रंथ यहाँ से अरब ले जाए जाते हैं ना। कौन कौन मंगवाता है इसको? उस समय खलीफा कौन था? खलीफा था खलीफा मंसूर, और इनका अरबी भाषा में अनुवाद कौन करता है ना। देखो खलीफा का नाम पूछे, ये दोनों ग्रंथ ले जाए गए, तब उस समय खलीफा कौन था? खलीफा मंसूर। लेकिन इनका अनुवाद किसने किया? तो अनुवाद का नाम याद रखना अल हजारी। अल हजारी व पिंजरी, है ना। इब्राहिम पिंजरी, इब्राहिम पिंजरी। तो देखो ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य दोनों ग्रंथ ले जाए गए, उस समय खलीफा कौन था? खलीफा मंसूर, है ना, खलीफा मंसूर। और इन दोनों ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी, ठीक है। एक और ग्रंथ ले जाया गया था यहाँ से, चरक संहिता। चरक संहिता का अरबी अनुवाद किसके समय हुआ? तो इसमें भी खलीफा का नाम याद रखना, खलीफा हारून रशीद। खलीफा हारून रशीद, है ना। तो खलीफा हारून रशीद के समय शरक संहिता का अरबी अनुवाद किया जाता है, और खलीफा मंसूर के समय ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य का अरबी अनुवाद किया जाता है। कौन करता है यहाँ पे? अल हजारी और इब्राहिम पिंजरी, ठीक है। एक और याद रखना ग्रंथ पंचतंत्र, थोड़ा मिटा देते हैं इसमें। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद, देखो पंचतंत्र का जो अरबी अनुवाद होता है ना, वो कौन से ग्रंथ के नाम से होता है? कलीला दमना, है ना। कलीला दमना क्या है? पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। कलीला दमना क्या है? कलीला दमना क्या है? पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। और कर्ता कौन है? इब्न अल मुकफ्फा,
ठीक है। इब्न अल मुकफ़ा जो है वो कलीला दमना के नाम से पंचतंत्र का अरबी अनुवाद करता है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कौन करता है? इब्न अल मुकफ़ा कलीला दमना के नाम से। और एक हमने पढ़ा था सच, है ना, जो शासक पढ़ा था चार्ज, उसके ऊपर आती है एक सचनामा ग्रंथ आता है, उसका सच ग्रंथ आता है, उसके ऊपर सचनामा, और एक ग्रंथ आता है कब? 1216 ईस्वी में। 1216 ईस्वी में ग्रंथ आता है सचनामा। तो ये सारे ग्रंथ भी याद रखना है ना, अरबी अरबों से रिलेटेड। सरक्षेत्र का अनुवाद खलीफा हारून राशिद के समय होता है। ब्रह्म सिद्धांत और खंड खादी का खलीफा मंसूर के समय होता है। अल हिसारी और इब्राहिम पिंजरी करते हैं। पंचतंत्र का अनुवाद कलीला दमना के नाम से होता है। इब्न अल मुकफ़ा करते हैं। और एक सचनामा याद रखना 1216 में। ठीक है, बस इससे आगे अपन आगे देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अरब के बाद अपन बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। ठीक है, धन्यवाद।